एटमॉस्फेयर पे। ये हमारे क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एटमॉस्फेयर क्या है इस पर बात की थी, और अब पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या है। मेनली एटमॉस्फेयर में बेसिकली पहले हम समझते हैं छोटा सा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ एक पतली गैसियस लेयर्स की बनी, गैसों की लेयर्स की बनी हुई को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर को हम उसके कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर और एयर प्रेशर के आधार पर बांटते हैं। तो एटमॉस्फेयर मेनली 4 लेयर्स हमारे सामने आती है, जिसमें एक है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। जो सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, सौरमंडल। इसके ऊपर जो वो आती है ट्रोपोपोज आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोपोज आता है, मेसोस्फेयर आता है, फिर मेसोपोज आता है, फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर थर्मोपोज आता है, देन मेसोस्फेयर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर, सौरमंडल। अगर हम इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं तो अराउंड 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट होती है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये है कि ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना, जितनी भी मौसम संबंधी गतिविधियां हैं, जैसे फॉग है, क्लाउड है, ड्यू है, फ्रॉस्ट है, रेनफॉल है, स्नो है, क्लाउड थंडर है, लाइटनिंग है, सभी की सभी इसी ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो जो भी आप वर्षा देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, ओस देख रहे हैं, वृष्टि देख रहे हैं, ये सब कुछ इसी ट्रोपोस्फेयर सौरमंडल में होता है। इसकी हाइट जो है वो इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होती है और पोल्स पे 8 किलोमीटर होती है। तो इसकी हाइट जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर घटती है, और जो इसका टेम्परेचर है वो पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाने पर घटता है। पोल्स पे जहां ट्रोपोपोज जो कि ट्रोपोस्फेयर का हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पे जब -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वही इक्वेटर पे ये टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, बिकॉज इक्वेटर पे ज्यादा ऊंचाई तक ट्रोपोस्फेयर की हाईएस्ट बाउंड्री आती है। अभी देखिए इक्वेटर ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि हर 1000 मीटर की हाइट पे, ऊंचाई पे टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में यह कमी, ऊंचाई के साथ एटमॉस्फेरिक गैसों की जो डेंसिटी है उसमें कमी आने से, एयर प्रेशर के में कमी आने से, एवं पार्टिकुलेट मैटर में कमी आने के कारण से ये टेम्परेचर में कमी आती है। यह जो लेयर है मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। नाइट्रोजन इस लेयर में 78% और ऑक्सीजन 21% है। अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर है -70 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रोपोपोज के माउंटेन पे, और एयर प्रेशर की बात करते हैं तो 200 MB तक यहाँ पे एयर प्रेशर है। तो एयर प्रेशर काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट ऑल दी वेदर फिनोमेना। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऑलमोस्ट वाटर वेपर, जितनी भी जलवाष्प है, मैक्सिमम जितनी भी जलवाष्प है हमारे एटमॉस्फेयर में, मैक्सिमम इसी ट्रोपोस्फेयर लेयर में हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है 50 किलोमीटर तक होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज मोर और लेस डिवोइड ऑफ मेजर weather phenomena, but there is circulation of variable waves and cirrus clouds in the lower stratosphere. स्ट्रेटोस्फेयर में किसी भी तरीके का मौसमी संबंधी गतिविधियां नहीं होती है, वेदर फिनोमेना यहाँ नहीं होता है। लेकिन जो इसकी स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर जो लेयर है, यानी कि इस एरिया में है ना, यहाँ पे कुछ विंड्स चलती हैं, जिसको हम जब
जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे तो उस समय हम डिस्कस करेंगे कि वो विंड्स क्या है। उसके अलावा कुछ साइरस क्लाउड्स भी यहाँ पे निचली लेयर्स पे मिल जाते हैं, अदरवाइज स्ट्रेटोस्फेयर में कोई क्लाउड्स नहीं मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो बनता है वो ये बनता है कि ट्रोपोस्फेयर में आपने देखा था कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर में कमी आ रही थी। स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा हो जाता है, हाइट बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अभी इंक्रीज होने का रीजन क्या है? इंक्रीज होने का रीजन है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो कि 15 से 35 किलोमीटर हाइट पर कंसंट्रेट रहती है, आप ये देखिए, वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आती है। तो ये देखिए, ये ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में है। अब ओजोन लेयर काम क्या करती है? ओजोन लेयर जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है इसको एब्सॉर्ब करती है, और जब वो इस रेस को एब्सॉर्ब करती है तो इस रेस के साथ इस रेस की हीट को भी एब्सॉर्ब कर लेती है। इस हीट को एब्सॉर्ब करने के कारण इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। ओजोन गैस के साथ एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है तो वो एक सेवर होती है, लेकिन जब यही ओजोन गैस ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है तो वो एक पोल्यूटेंट है। ये एक ध्यान रखने की बात है, क्योंकि कई बार सिविल सर्विसेज इसी तरह की या कोई भी एग्जाम में इसी तरह की बहुत बारीक क्वेश्चंस देके घुमा देते हैं। सम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ एयर यहाँ चलता है। जेट स्ट्रीम जब हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम वाला चैप्टर तो उसमें हम इसको क्लियर करेंगे कि ये है क्या। अब ये देखिए 50 किलोमीटर की हाइट हो गई, यहाँ पे देखिए अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। जो टेम्परेचर ट्रोपोपॉज पर -70 डिग्री था वही स्ट्रेटोपोज पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और आप देखिए एयर प्रेशर कितनी तेजी से घटता है, 1 MB रह गया, 250 MB से घट के 1 MB। क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन है कि यहाँ पे हद से ज्यादा लेस डेंस एयर है। देखिए हमारा एटमॉस्फेयर का जो 97% भाग है, ठीक है, वो 29 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। आफ्टर 29 किलोमीटर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, एक्सट्रीमली लो हो जाती है। तो ट्रोपोपॉज तक पहुंचते पहुंचते इसका जो प्रेशर है वो 1 MB रह जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर की हम एक बात करना भूल गए कि ये जो बादल हैं जो जिसकी हमने बात की थी, इनको मदर ऑफ पल्क क्लाउड्स या नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। तो अगर प्री में आपसे ये पूछ ले कि मदर्स ऑफ पल्क क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कौन सी लेयर में पाए जाते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। मेसोस्फेयर में की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रीन जो हाउस गैसेस हैं वो नहीं पाई जाती। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 50 से 80 किलोमीटर है। और यहाँ पे वापस एक नॉर्मल फिनोमेना शुरू हो जाता है कि हाइट बढ़ने के साथ जितनी ज्यादा ऊंचाई पर हम जाएंगे टेम्परेचर में कमी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एट्टी किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते वापस इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। शूटिंग स्टार्स जो है, जो आप देखते हैं, वो इसी मेसोस्फेयर में घट रहे होते हैं। होता क्या है कि जो हमारे मेट्रोराइट्स होते हैं, जो हमारे उल्कापिंड्स होते हैं, जब वो अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं तो इसी लेयर में वो जल जाते हैं। तो जब वो मेसोस्फेयर में पहुंचते हैं तो जलने लगते हैं तो उनमें जो पानी है, धूल है, वो पीछे छूटती रहती है, जिसकी वजह से हमें शूटिंग स्टार्स जैसी फीलिंग आती है। एक और मेसोस्फेयर में फिनोमेना हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स इतनी हाइट पे, इतनी ज्यादा ऊंचाई पे बनते क्यों हैं, इसका अभी तक भी
सही तरीके से पता नहीं चल सका है, लेकिन अभी तक इन क्लाउड्स के फॉर्मेशन के एग्जैक्ट मैकेनिज्म को तो नहीं पता चला है, पर इतना पता चला है कि ये जो इतनी हाइट पर क्लाउड बन रहे हैं उनका रीजन यह है कि यहाँ पर बेहद कम मात्रा में वाटर ड्रॉपलेट्स पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स पाई जाती है। और यहाँ पर जो मेटोराइट्स यानी उल्कापिंड होते हैं उनकी जो डस्ट होती है उस डस्ट के अराउंड वाटर वेपर का कंडेंसेशन संघनन हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर नोक्टिल्यूसेंट बादलों का ध्रुव के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। अच्छा, ये जो नोक्टिल्यूसेंट बादल है ये जो हमारे पोलार रीजन है, जैसे अर्थ है तो ये हमारे पोलार रीजन है ना, गर्मियों के टाइम में हमें इन पोलार रीजन में नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स मेसोस्फीयर में देखने को मिलते हैं, और उसका रीजन अभी हमने आपको बताया है क्या। अब हम इस नेक्स्ट आगे देखिए, 80 किलोमीटर पे -80 डिग्री तक चला गया टेम्परेचर मेसोपोज तक। और प्रेशर आप देखिए, एयर प्रेशर कितना कम रह गया, 0.01 MB। तो आप देखिए 250 MB था ट्रोपोपोज पे, स्ट्रेटोपोज पे 1 MB हुआ और मेसोपोज पे 0.01 MB हो गया। तो बात करते हैं थर्मोपोज। थर्मोपोज में वापस सिनेरियो चेंज होता है, और यहाँ पे फिर ये होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है। उसका रीजन हम अभी डिस्कस करते हैं। इसकी अपर जो लिमिट है वहाँ पे टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, और उसकी जो बिल्कुल हाईएस्ट अगर हम अपर लिमिट तक चले जाएं तो अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर हो जाता है। इसकी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो डेंसिटी वो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है, और ये लेयर को हम मेनली 2 लेयर्स में बांटते हैं, एक आयनोस्फेयर, एक एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर की जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो 80 से 640 किलोमीटर है, और आयनोस्फेयर में कई लेयर्स होती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर्स, और ये हमारी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो जो हम रेडियो पे जो भी अपने प्रोग्राम्स सुन रहे हैं वो इसी आयनोस्फेयर लेयर से टकराकर वापस आने के बाद ही हम सुन पा रहे हैं। एक्सोस्फेयर की हम बात करते हैं तो एक्सोस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो एक्सट्रीमली लो हो जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर एक नेबुला की तरह बहुत ही धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं आयनोस्फेयर लेयर की कि एग्जैक्टली होता क्या है वहां पे। देखिए, अर्थ को 2 जगह से रेज प्राप्त होती है, एक तो सोलर रेज, एक कॉस्मिक रेज। तो जब ये सोलर रेज और कॉस्मिक रेज आयनोस्फेयर लेयर में पहुंचती है और आयनोस्फेयर में पहुंच के एयर मॉलिक्यूल से टकराती है, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल है, जो हवा के जो कण है, अणु है सॉरी, वो टूट जाते हैं, उनका ब्रेक हो जाता है, और वो टूट के इलेक्ट्रॉन में और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स में बदल जाते हैं। ये यहाँ पे मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल पाया जाता है आयनोस्फेयर लेयर में। ये पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स होते हैं ये हाईली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, और हाईली एनर्जाइज्ड होके ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब पास पास नहीं होते, ऐसे दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, और ये हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं ये क्या करते हैं कि जो सन का रेडिएशन आया, उस रेडिएशन की जो हीट है उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको ये कैप्चर कर लेते हैं, और ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही ज्यादा सुपर हीटेड हो जाते हैं। यही वजह है कि आयनोस्फीयर लेयर में इतना ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी इतनी ज्यादा लो है कि अगर टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड भी है और आप यहाँ अपना हाथ यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, बिकॉज एक्सट्रीमली लो डेंसिटी के कारण आपको गर्मी महसूस नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ आयनोस्फीयर। मेनली हम इन 4 लेयर्स पे बात करेंगे, आयनोस्फीयर की डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। डी लेयर की जो हाइट है वो 60 से 90 किलोमीटर है, ई लेयर की 99 से 130 किलोमीटर है, एफ लेयर की 150 से 380
किलोमीटर है और जी लेयर की 400 किलोमीटर से ऊपर। डी लेयर हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स है उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। ई लेयर मीडियम फ्रीक्वेंसी की और हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स है उनको वापस करती है। एफ मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी की और जी भी मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी की। अब डी और ई जो है वो केवल डे टाइम में रहती है, जब सन की जो रेडिएशन आती है उसी टाइम ये बनती है लेयर्स, और जब वो सन की रेज बंद चली जाती है रात के टाइम में तो ये लेयर्स गायब हो जाती हैं। और एफ और जी लेयर्स दिन में भी बनी रहती है और रात में भी बनी रहती है। डी लेयर का जो बनने का जो संबंध है वो सोलर रेडिएशन से है, और ई लेयर का बनने का जो संबंध है वो अल्ट्रावायलेट और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से है। तो अब आप देख सकते हैं एक बार फिर, ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, और हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं आप देख रहे हैं कि वो थर्मोस्फेयर लेयर में ही पाई जाती है, मतलब भेजते हैं हम लोग। अभी देखिए 80 से 640 फिर एक्सोस्फेयर आ जाता है, यहाँ पे सब नेबुला की तरह हो जाता है, बहुत ही एक्सट्रीमली डेंस, एक्सट्रीमली लो डेंस है। यहाँ पे आइनोस्फेयर में लेयर्स होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन की। तो अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखें तो हमें दो पार्ट्स में भागते हैं, एक होमोस्फेयर में, एक हेट्रोस्फेयर में। होमोस्फेयर की जो हाइट है वो 90 किलोमीटर है और हेट्रोस्फेयर की 90 से 10,000 किलोमीटर। होमोस्फेयर में क्या होता है कि होमोजेनिटी इन द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस, यानी कि 90 किलोमीटर की रेंज में जो गैसेस का रेशियो है वो हर जगह एक मिलेगा। तो जैसे अगर ये सरफेस है तो यहाँ पे गैस का रेशियो 90 और 10 है, तो और ये 90 किलोमीटर है तो यहाँ भी 90 और 10 मिलेगा। तो होमोजेनिटी इन द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस, इसमें हमारी तीन लेयर्स आ जाती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर में बेस्ड ऑन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जब बांटते हैं तो इसे चार लेयर्स में बांटते हैं, मॉलिक्यूलर, नाइट्रोजन लेयर, एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर, हीलियम लेयर एंड एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर। मॉलिक्यूलर जो लेयर है उसकी जो हाइट है वो 90 से 200 किलोमीटर है। एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर की जो हाइट है वो 200 से 1100 किलोमीटर है। हीलियम लेयर की जो हाइट है उसकी 1100 से 3500 किलोमीटर है। और एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर की जो हाइट है वो 3,500 से अधिक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।